चलिए पटना से बड़ी खबर। राजीव नगर अतिक्रमण बवाल कांड में एफआईआर 39 नामजद और 300 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं। दीघा थाने पे आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है और शनिवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल मचा था और इसके बाद खबर आ रही है कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या सैकड़ों में है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया है। तो बड़ी खबर राजधानी पटना से, राजीव नगर अतिक्रमण बवाल मामले में एफआईआर दर्ज किए गए हैं। 39 नामजद हैं और 300 लोग ऐसे हैं जो अज्ञात माने जा रहे हैं, जिनके ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं दीघा थाने में। और इस केस दर्ज होने के बाद ये हम आपको बताएं कि शनिवार को अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर इन लोगों ने पत्थरबाजी की थी और बड़ी संख्या में भीड़ ने इस काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश की थी। और किशनगंज के गंधर्व डांगा हाट आग लगने से यहां पर लाखों का नुकसान हुआ है। आग से एक घर और 6 दुकानें जल गई हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर से पहुंची। लोगों में बहुत ही गुस्सा नजर आया। तो एक घर और 6 दुकान को आग ने राख में तब्दील कर दिया। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना देने के बाद भी टीम काफी देर से पहुंची, जिससे लोग गुस्से में हैं। और सोनपुर से बड़ी खबर है, जहां बेखौफ अपराधियों ने कारोबारी से 15 लाख रुपए लूटे हैं। घटना नयागांव थाने के सितारगंज बाजार के पास की है। कारोबारी गंगा सागर राय, गरखा और शीतलपुर इलाके से रुपए वसूल कर सोनपुर लौट रहा था और इसी दौरान 3 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस को इस मामले में अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। और खबर है कटिहार से, जहां एक थाना प्रभारी पर उसके ही थाने के कांस्टेबल ने गंभीर आरोप लगाया है। कांस्टेबल ने जीआरपी के थाना प्रभारी धनंजय कुमार पर पत्नी से अश्लील बात करने का आरोप लगाया, साथ ही खुद को भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने पुलिस मेंस एसोसिएशन के साथ आला अधिकारियों से भी इंसाफ की गुहार लगाई और साथ ही न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। वहीं थाना प्रभारी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। थाना प्रभारी द्वारा बार बार मेरे वाइफ के मोबाइल पर फ़ोन किया जा रहा था कि तुम मेरे पास आओ, मतलब इस तरह से बात हो रही थी। और यही नहीं, सिर्फ हमको भी जो लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मानवाधिकार में दिए, महिला आयोग को दिए, एडीजी को दिए, ठीक है, हमारे एसपी साहब को दिए, यूनियन को दिए, हमारे भी यूनियन को दिए, अब उनके भी यूनियन को दिए जो पदाधिकारी यूनियन है। क्या उम्मीद है, इंसाफ मिलेगी? इंसाफ तो उम्मीद मिलने की है, अगर नहीं मिलेगी तो हम नहीं रहेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, ये आरोप बिल्कुल निराधार है, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी की पत्नी से क्यों बात करूंगा। रह गई बात जिस सिपाही ने जिस सिपाही की पत्नी के नाम से जो आरोप लगाया गया है, थोड़ा सा उसको कहीं हो सकता है कि आक्रोश रहा होगा। स्थानांतरण होने के बावजूद हम थाना में रखे हुए थे, चूँकि मेरे मुंशी थे, नए बैच के हैं, इस वजह से वो राजनीति में आकर के थोड़ा ये हो गया। लेकिन अब उनको भी समझ में आ गया है, उनको हमने आदेश पत्र यहाँ से दे दिए हैं और वो अभी नॉर्मल है। ये सब बेबुनियाद बात है। और चलिए बेतिया से खबर, जहां वाहन की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। परिजनों ने जमीन विवाद में कुचलने का आरोप लगाया है। लोगों ने विवादित जमीन पर बने झोपड़ी को फूंक दिया, शव के साथ एनएच पर प्रदर्शन किया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सड़क से प्रदर्शनकारी हट पाए और मझौलिया थाने के जौकटिया का ये मामला है। असम बिल मुद्दे पर जेडीयू अपने पुराने रुख पर कायम है। राज्यसभा में पार्टी इस बिल का विरोध करेगी। जेडीयू की बैठक में फैसला लिया गया। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के चयन के लिए जेडीयू ने एक कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता वशिष्ठ नारायण सिंह करेंगे। लोकसभा चुनाव पर अपनी रणनीति और कई विवादित मुद्दों पर अपनी नीति तय करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने मीडिया को बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि जेडीयू एनडीए का हिस्सा होते हुए भी राज्यसभा में आसाम सिटीजन बिल का विरोध करेगा।
इस सिलसिले में प्रशांत किशोर के साथ केसी त्यागी आसाम जाएंगे। जो समाजवादी आंदोलन की विरासत के सवाल हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद हो, पार्टी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। नंबर 1। नंबर 2, जो नया सवाल है, आसाम में जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके जो अमेंडमेंट का मामला है, उसमें राज्यसभा में जो लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी का एटीट्यूड था उसकी हम निंदा करते हैं। वॉकआउट करना सरकार का समर्थन करना जैसा होता है, इसलिए राज्यसभा में ये बिल आएगा पास होने के लिए, हमारी पार्टी उसका विरोध करेगी। इसके अलावा फरवरी के अंत तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी तय की जाएगी। वशिष्ठ नारायण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें ललन सिंह और विजेंद्र यादव भी शामिल हैं। ये कमेटी उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगी। बिहार के जो उम्मीदवारों का चयन है, चूंकि आपके लिए बड़ा सवाल वो भी है, तो वशिष्ठ नारायण जी को पार्टी का अध्यक्ष हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस फैसला लेने संबंधी निर्णय में जो पूर्व के जो 2 अध्यक्ष हैं, श्री ललन सिंह जी और श्री विजेंद्र बाबू, वो भी उनका सहयोग करें। ठीक। बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य पवन वर्मा भी शामिल थे। उन्होंने बैठक में लिए गए कई फैसलों की जानकारी न्यूज 18 को दी। फरवरी के आखिर तक चुनाव के ऐलान के पहले सीटों का बंटवारा बातचीत के जरिए बिना किसी विघ्न या बाधा के या किसी भी तरह के विवाद के हो जाएगा। जेडीयू के उन नेताओं का फरवरी की मीटिंग का बेसब्री से इंतजार रहेगा जो खुद को इस बार लोकसभा प्रत्याशी का दावेदार मान रहे हैं, क्योंकि इसी मीटिंग में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। पटना से आनंद अमृतराज, न्यूज 18। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है। इसमें जहां बीजेपी विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी की योजना पर काम कर रही है, तो विपक्ष को मोदी के खिलाफ एकजुट होने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। यूपी में सपा बसपा के गठबंधन के बाद कोलकाता में जिस तरह से समूचा विपक्ष एक मंच पर बीजेपी के खिलाफ दम भरता नजर आया, उससे ये लगने लगा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जंग मोदी बनाम अखिल भारतीय विपक्षी गठबंधन होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने एक गुप्त एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे कि बिहार में एनडीए को 50% से ज्यादा वोट मिल सके। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिनकी सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, उसके माध्यम से जन जन के बीच लोक कल्याणकारी कामों से हमने समाज के लोगों के बीच एक वजूद बनाया है और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर हम एनडीए गठबंधन, महागठबंधन को चुनौती देगी और ध्वस्त करके रख देगी। इधर बिहार कांग्रेस भी अपने हिडन एजेंडे पर काम कर रही है। अगर यूपी की तरह बिहार में भी आरजेडी ने गैर एनडीए दलों के साथ गठबंधन बना लिया, तो कांग्रेस बिहार में एकला चलो की नीति अपनाएगी। अगर मुद्दों के पर आधारित राजनीति हो और ये बताया जाए कि जो वादा हमने किया था, उन वादों को हमने कौन कौन वादा पूरा किया उनमें से, और भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, ये हमारा बिहार कांग्रेस का मानना है कि 2019 भाजपा सरकार फिनिश। हाल ही में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने लखनऊ जाकर मायावती का आशीर्वाद लिया, उससे अटकलें लगाई जा रही है कि मायावती बिहार में आरजेडी को समर्थन दे सकती है। दरअसल मायावती का साथ आरजेडी के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीते सालों में बीजेपी ने अपनी पार्टी में यादव नेताओं को आगे बढ़ाकर आरजेडी के फिक्स यादव वोट बैंक में सेंधमारी की है, जिसकी भरपाई आरजेडी को बीएसपी कर सकती है। वंचित समाज के साथ जिस तरह से शोषण किया गया, उनको झूठ बोल करके वोट लिया गया, तो वो तो बदला लेगा। हुकुमदेव नारायण यादव जी, रामकृपाल यादव जी और कई सरीखे लोगों को लेकर चलने का काम किया, लेकिन बिहार में कोई इससे कुछ घाटा नहीं हुआ। आदरणीय लालू यादव एक जातीय आधार पर क्यों आदरणीय लालू यादव एक विचारधारा बन चुका है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ सभी जात धर्मों के लोग हैं और आदरणीय लालू यादव के नेतृत्व पर विश्वास करता है। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार का विकास काम आता है या फिर से एक बार जातीय रूप ही
चुनाव में देखने को मिलेगा। कैमरामैन राहुल के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। तो खरमास खत्म होते ही लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो मधुबनी में पार्टी कार्यकर्ताओं की पिछले 3 दिनों में कई बैठकें हो चुकी हैं। खास बात यहां यह है कि इन बैठकों में दरभंगा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी जोर शोर से शामिल हो रहे हैं और ऐसे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि शायद आरजेडी ने अली अशरफ फातमी को दरभंगा के बजाय मधुबनी से लोकसभा चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी है। हालांकि फातमी इस तरह के किसी भी फैसले से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो वे मधुबनी लोकसभा सीट पर आरजेडी का खाता जरूर खोलेंगे। ये बताएं कि मधुबनी सीट पर आरजेडी को अब तक जीत हासिल नहीं हुई है। अब मेरा लक्ष्य एक ही होगा। अब तक राजद यहाँ से अपना एमपी नहीं बना पाया है, तो मैं लालटेन को जलाऊंगा मधुबनी के अंदर हर कीमत पर। और मेरा जो दूसरा एम होगा कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से पत्ता साफ करूंगा, यही लक्ष्य है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह महागठबंधन के नेताओं को एकजुट होने की नसीहत उन्होंने दी है और वैशाली में उन्होंने जनता का हवाला देते हुए कहा कि जनता एकजुट हो गई है और ऐसे में महागठबंधन के नेताओं को एकजुट होना जरूरी है, तभी आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पराजित किया जा सकता है। ये बताएं कि ये बातें रघुवंश प्रसाद ने नोनिया समाज के नेता शिव कुमार प्रसाद की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। है और देश के हर कोने कोने में जाकर सब गैर भाजपा दल के नेता लोग एकजुट होंगे। 31% वोट पर नरेंद्र मोदी राज कर रहे हैं, फुफकार रहे हैं। 69% वोट एकजुट होगा। अब भाजपा की विदाई होगी, नरेंद्र मोदी को गद्दी से हम लोग हटावेंगे। एमकी के गौना बहुरी नहीं औना, फिर दोबारा नहीं आवेंगे। और जहानाबाद के टाउन हॉल में कुशवाहा दांगी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सूबे के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के अलावा पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा, बागी कुमार वर्मा समेत कई जिलों से आए कुशवाहा और दांगी समाज के नेताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में कुशवाहा और दांगी समाज के नेताओं ने आगामी चुनाव में नीतीश कुमार को अपना पूरा समर्थन का प्रस्ताव भी पारित किया और साथ ही लोगों से सूबे में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। लोगों ने माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके विचारों और उनके विकास कार्यों को समर्थन देने के लिए सब लोगों से समर्थन मांगा और सब लोगों ने समर्थन हाथ उठाकर दिया। तो ये एक राजनीतिक चेतना और सही राजनीति, ये हम समाज के लोगों को बताने के लिए हर जिले का दौरा कर रहे हैं। पटना से खबर है जहां सीएम नीतीश कुमार का लोक संवाद कार्यक्रम है और कई विभागों से जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री सुनने वाले हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण पर लोगों के सुझाव भी आज जानेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। खबर पटना से है जहां के मनेर में अमूल की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर एक दवा व्यवसायी से साइबर अपराधियों ने 11.5 लाख रुपए की ठगी कर ली, जबकि दूसरे मामले में टाटा मोटर में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख की ठगी हुई है। मनेर के दवा दुकानदार राकेश कुमार ने अमूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर 21 दिसंबर को आवेदन किया और 4 दिन बाद एक फोन आया कि उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन की फीस जमा किए जाने के बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिली तो फर्जीवाड़े का शक होने पर स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया गया। वहीं मनेर के ही युवक का गंगा कुमार के साथ टाटा मोटर में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी की गई है। दोनों ही मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की ओर से कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा। अकाउंट में पैसा डाल दिया। जब IFSC कोड हमने देखा तो देख रहा है गुजरात का है, तो हमको लगा कि सब चीज़ ठीक है, लेकिन वो पटना ब्रांच में सारा पैसा नीतीश कुमार के नाम से कोई जमा हो रहा है। तो फिर हमने बारी बारी ट्रांसफर करते गए, लेकिन हमको लगा नहीं कि तो गुजरात ही जा रहा है पेमेंट। लेकिन जब शनिवार के बाद से जो उसका मोबाइल बंद बता रहा है कि आपका माल निकल चुका है 11.5 लाख पेमेंट करने के बाद, हमने FIR दर्ज करवाया है, लेकिन अभी थाना से कोई सुनवाई अभी इतना हो नहीं रही। SP साहब के पास भी गए हैं। उन लोगों ने हमसे पैसा मांगा और ये धीरे धीरे कर मतलब पैसा वो लोग ऐंठने लगे और इसके लिए बॉन्ड पेपर साइन करवाना, कभी कुछ अन्य कार्यों के लिए मतलब उन लोगों ने 3 लाख में ऐंठ लिया हमसे। किसने आपसे पैसा मांगा, किस लिए मांगा था पैसा? एक जॉब के लिए सर, टाटा मोटर्स में। और गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग पटना के अधिकारियों ने कुचायकोट थाने का औचक निरीक्षण किया और साथ ही पुलिस द्वारा जब्त शराब की जांच की। दरअसल कुचायकोट थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। बरामद शराब की स्टॉक और उसके रखरखाव को लेकर विभाग ने जब्त शराब का मिलान किया और इस मौके पर विभाग के कई पदाधिकारियों के अलावा SP और सदर SDPO मौजूद रहे।
इधर मधुबनी बालिका गृह से 7 लड़कियों को मोकामा बालिका गृह भेजा गया। समाज कल्याण इकाई की सहायक निदेशक रश्मि वर्मा के मुताबिक मुजफ्फरपुर से लाई गई लड़कियों को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। बताया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से 14 लड़कियों को मधुबनी शिफ्ट किया गया था, जिसमें से पिछले साल 12 जुलाई को एक लड़की लापता हो गई थी, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके अलावा इस साल 15 जनवरी को भी सीतामढ़ी से लाई गई एक लड़की मधुबनी बालिका गृह से गायब हो गई थी, इसका कुछ भी पता नहीं चल सका है। अभी एसडीपीओ मैडम सभी लोग, सब उच्च पदाधिकारी लोग भी आकर के यहाँ देखे हैं और बालिका गृह को तत्काल हम लोग जितने जल्दी हो सके यहाँ से शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। मधुबनी के खचौली थाना में पदस्थापित इंस्पेक्टर शिव कुमार को निगरानी की टीम ने 15,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। आरोप है कि केस को निपटाने के एवज में इंस्पेक्टर ने 50,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसके एडवांस के तौर पर 15,000 रुपए देते वक्त निगरानी की टीम ने उसे धर दबोचा। इसमें एसपी साहब के आदेश के अनुसार मैं यहाँ जांच करने आया हूँ। जांच में ये मामला कदाचार और रिश्वत लेने का स्थापित हो रहा है और इसमें जांच प्रतिवेदन जाएगा और इसमें फिर आगे जो अनुशासनिक कार्रवाई होती है विभाग की तरफ से वो एसपी साहब के स्तर से की जाएगी। पीएसबी की एक और लापरवाही सामने आ रही है। मुंगेर के ढेलेड रेगुलर रिजल्ट में बोर्ड की गलती से 195 प्रशिक्षु शिक्षक फेल हो गए, जिनके बाद प्रशिक्षु शिक्षकों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब प्रशिक्षु शिक्षक आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। पीएसबी की बड़ी लापरवाही, बोर्ड की गलती से 195 प्रशिक्षु शिक्षक फेल। प्रशिक्षु शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। हवेली खड़गपुर के पीटीईसी कॉलेज के सभी प्रशिक्षु शिक्षकों को उस वक्त झटका लगा जब पीएसबी ने डीएलएड के सभी 3 सत्र 14-16, 15-17 और 16-18 का रिजल्ट जारी किया। जारी हुए रिजल्ट में एक साथ 195 प्रशिक्षु शिक्षक एक ही विषय F4 में फेल हो गए। अब ये आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। ये खुलासा ये हुआ जब हमने कॉलेज के प्राचार्य से बात की तो उन्होंने हमें यहाँ का मूल प्रति दिखाया कि आप लोगों का फर्स्ट ईयर में इतना नंबर है थ्योरी में और प्रैक्टिकल में ये है। तो जो प्रैक्टिकल में नंबर है सेम थ्योरी में भी नंबर वहाँ चढ़ा दिया गया है, थ्योरी का नंबर नहीं चढ़ा है, जिसके कारण हम लोगों को पूरे विद्यालय के परीक्षार्थी का रिजल्ट फेल हो गया है। बिहार बोर्ड की गलती है, उन्हें ये चीज सुधारना पड़ेगा, नहीं तो आगे हम लोग आंदोलन करेंगे और कल हम लोग पटना में जाके घेराव भी करेंगे। अगर हम लोग को सही चीज नहीं मिलता है, सही रिजल्ट अगर कल तक हम लोग को नहीं मिलता है तो कल हम लोग जाएंगे वहाँ आंदोलन। दरअसल F4 पेपर के फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में प्रैक्टिकल का नंबर ही थ्योरी में चढ़ा दिया गया, जिससे छात्र फेल हो गए। कॉलेज की प्रिंसिपल का कहना है कि ये गलती बोर्ड से हुई है और इसके सुधार के लिए बोर्ड को मेल किया गया है। हमारे यहाँ से अंक सही गया है, ये बोर्ड की गलती है। हमने यहाँ से बोर्ड को सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं और भूल को मतलब बोर्ड उसका सही करके यहाँ हम सुधार करके भेजने का कष्ट करेंगे। बोर्ड की लापरवाही प्रशिक्षु अभ्यर्थियों का दुर्भाग्य बना हुआ है और फेल हुए अभ्यर्थियों को न सिर्फ भविष्य का डर सताने लगा है बल्कि नौकरी जाने की चिंता भी सताने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर।